हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम यूपी टीईटी के लिए हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदी की हमारी यह दूसरी क्लास है और टॉपिक अगर शुरू करने की बात करें तो यह हमारी टॉपिक वाइज पहली क्लास होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है, टॉपिक क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, वो सब हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आशा है आपने उस क्लास को देख लिया होगा और खूब अच्छे से बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हमसे ज़रूर जुड़ें। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके समझ में ना आया हो वो सब कुछ आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म का अच्छे से फ़ायदा उठाएं। आप हमारे ग्रुप से जुड़ें और उन सभी ग्रुप में जाके आप प्रश्न कर सकते हैं। आप ऐप पर भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी क्वेश्चंस करने का आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोचिंग जंक्शन ऐप को और लोगों तक भी पहुंचाएं, हमारे इस कोर्स को और लोगों तक पहुंचाएं, ये क्लास और लोगों तक भी शेयर करें जिससे औरों का भी इससे फ़ायदा हो सके। यदि आपको लगता है कि ये क्लास औरों के लिए भी उपयोगी है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको औरों तक भी पहुंचाएं और आप ज़रूर इसको खूब अच्छे से देखें और पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार में हम भाषा के बारे में जान लेंगे कि भाषा कहते किसको हैं। चूँकि वर्णों के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा किसको कहते हैं। वर्ण कब आएगा? जब कोई भाषा होगी तभी ना वर्ण आएगा। अभी हम समझ लेंगे कि भाषा किसको कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा कहते किसको हैं। तो दोस्तों, भाषा, हम मुख से बोलने वाले प्रत्येक ध्वनि को भाषा कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। भाषा भाष धातु में अ प्रत्यय लगा देने से यह भाषा बना है। हम बहुत बेसिक से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर भाषा आपको समझ में आ गया है तो बाकी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चूँकि सारी चीज़ों को एक एक स्टेप वाइज करके चलें हम लोग। भाषा से विशेष प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे आते हैं, फिर भी अगर हम लोग वर्ण विचार शुरू करें या हिंदी शुरू करें तो भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाषा के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे क्या ही जानकारी रखते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भाषा के बारे में जानें। तो भाष धातु में अ प्रत्यय लगा देने से, प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। जैसे यहाँ पर आ लग गया है ना, भाष के बाद में यहाँ पर आ लग गया तो यह क्या हो गया? भाषा हो गया। प्रत्यय के क्लास में हम लोग प्रत्यय को इस तरह से पढ़ेंगे, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, सारी बातें वहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। तो भाषा का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? बोलना होता है ना, बोलना या कुछ कहना। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? जब भी आप कुछ बोलते हैं तो अगर समझने लायक कुछ आपने बोला तो वही क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। बहुत सारे विद्वानों ने, आचार्य पाणिनि ने एक बात कही है कि भाषते अनेन इति भाषा। आपको पता है कि आचार्य पाणिनि जो थे हिंदी संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने ही व्याकरण, संस्कृत व्याकरण क्या बोले, दुनिया के पहले भाषा के विद्वान वही कहे जाते हैं। भाषा की पहली पुस्तक कोई लिखी गई, अगर भाषा व्याकरण की किसी भी भाषा की बात करें तो वह संस्कृत में लिखी गई थी और वह हम आचार्य पाणिनि ने ही लिखी थी। जब किसी भी भाषा के व्याकरण के बारे में किसी को नहीं पता था तब आचार्य पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की बात करी और उस पर एक पुस्तक लिखी जिसको हम क्या बोलते हैं? उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने यह पुस्तक लिखी थी और व्याकरण की यह पहली पुस्तक कही जाती है। तो भाषा के बारे में हमको इतना जान लेना चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द का क्या अर्थ है, यह सारी बातें हमने देख ली। यदि आपको इसको लिखना हो तो इसको लिख भी सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। इसको मैं लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, भाषा के बारे में मैंने आपको इस तरह से बता दिया। आशा है आपको ये बातें समझ में भी आ गई होंगी। चूँकि ये बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा से रिलेवेंट नहीं है, भाषा किसको कहते हैं ये ऐसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यह बातें बता दी। अब भाषा के बारे में थोड़ा हमको यह भी जान लेना चाहिए कि भाषा के कितने भेद हैं और कितने इसके जो है
प्रकार हैं। तो भाषा के रूप और भाषा के भेद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाषा के रूप हम सबसे पहले देखें। भाषा के रूप, वैसे अगर हम कहें भाषा के कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं भाषा के। कौन कौन से हैं उसको हम 3 रूप, और कौन कौन से हैं वो तीनों? पहला तो हो गया लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक भाषा, और जो तीसरी भाषा है वह क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, संकेत में इक प्रत्यय जोड़ देने से सांकेतिक हो जाता है। संकेत धन इक जोड़ देने से यह सांकेतिक हो जाता है। यहाँ इक प्रत्यय लगने से क्या होता है? सा जो है आ की मात्रा बन जाता है, ठीक है ना, यह सा हो जाएगा और यह केतिक, सांकेतिक, ठीक है। साथ साथ में यह भी हम लोग देखते हुए चलें, प्रत्यय भी हमारा क्लियर होता जाएगा। जो भी बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 3 तरह की भाषाएं होती हैं। बहुत सारे विद्वान तो सांकेतिक भाषा को कोई भाषा नहीं कहते, क्योंकि यह अलग अलग समय पर बदलती रहती है। जैसे किसी के लिए कोई संकेत किसी अलग अर्थ में हो सकता है, कोई संकेत किसी के लिए किसी अलग अर्थ में हो सकता है। तो सबके लिए अपने संकेतों के अलग अलग अर्थ होते हैं, कोई इसका निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए बहुत सारे विद्वान सांकेतिक भाषा कोई निश्चित भाषा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इसको जो है 3 रूप में बांटा जा सकता है। अगर परीक्षा में आता है तो भाषा कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, लिखित और मौखिक, यह 2 है प्रमुख रूप हैं। जिस भाषा को लिखकर हम व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो भाषा का लिखित रूप यह है। मैं आपसे बोल रहा हूँ तो वह क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप हो गया। लेकिन मैं आपको अगर संकेतों में बात करूँ तो वह भाषा का सांकेतिक रूप हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि भाषा कितने भेद हैं, कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात ये कि भाषा के भेद हो सकते हैं, प्रकार नहीं, क्योंकि भाषा का भेद हो सकता है, प्रकार नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकार उन वस्तुओं का होता है जो अमूर्त हों, मूर्त हों, और अमूर्त वस्तुओं के भेद होते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी विशेष ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो भाषा के कितने भेद हैं यह हम समझ लेते हैं। भाषा के भेद, तो भाषा के भेद की अगर हम बात करें तो भाषा के तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं। आप अपने अपने हिसाब से भाषा के अलग अलग भेद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो भेद हैं उसको हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा। अब देखिए यहाँ पर भी इक लग गया ना, तो प्रदेश में इक लगा देने से क्या हो गया? यहाँ पे प्रादेशिक हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रादेशिक भाषा, और दूसरा हो जाएगा राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, राष्ट्रभाषा। राजकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, राजभाषा। अभी एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। राजभाषा हो गई। जो भाषा मर चुकी हो, पहले कभी रही हो, अब ना बोली जाती हो, वह भाषा क्या कहलाएगी? मृत भाषा। जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ये सारी भाषाएं अब कहाँ बोली जाती हैं? अब तो ये खत्म हो चुकी ना, अपभ्रंश हो गया। ये सारी भाषाएं अब खत्म हो चुकी हैं, इनका कोई भी अब यहाँ पर प्रयोग करने वाला नहीं है व्यक्ति। तो ये सारी भाषाएं मृत हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया, ठीक है ना। अब एक होती है मातृभाषा, जो अपने आप क्षेत्र में अपने माँ बाप से और जो अपने परिवेश से आप सीखते हैं, वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। एक मिनट, मातृभाषा। तो भाषाओं के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख भाषाओं को चीज़ों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रभाषा के बारे में हम सबसे पहले जान लेंगे और राजभाषा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके।
मातृभाषा जो अपने माँ से सीखते हैं, जो अपने परिवेश में आप सीखते हैं, अपने घर में, अपने माहौल में जो सीखते हैं, उसको हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को कहते हैं, मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, राष्ट्रभाषा। बहुत आराम आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हम ऐसी भाषा को कहते हैं जो किसी राष्ट्र द्वारा व्यापक रूप में बोली जाती हो। बड़ी संख्या में जिस भाषा को बोला जाता है उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसा भारत में कौन सी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और व्यापक रूप से बोली जाती है? तो ऐसी कौन सी भाषा है? वह हिंदी है। हिंदी पूरे भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है, हर जगह बोली जाती है, सबसे अधिक संख्या में हिंदी बोली जाती है। इस वजह से हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना। अब बात आती है राजभाषा की। राजभाषा, दोस्तों, जो सरकारें अपने राजकाज के प्रयोग में, राजनीति के कार्य में जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, राज्य आपस में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, राज्य एक दूसरे से बात करने के लिए, मतलब राज्य सरकारें एक दूसरे से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकारें जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राजकीय कार्यालयों में, यानी कि सरकारी कार्यालयों में, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। दोस्तों, भारत ने क्या किया था? 14 सितंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हुए चलिएगा। 1949 में भारतीय संविधान में यह बात कही कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 14 सितंबर 1949 को यह बात कही गई। दोस्तों, हुआ क्या 14 सितंबर के दिन कि कुछ प्रमुख प्रावधानों को लागू करके कई प्रावधानों को रोक लिया गया था, ठीक है। जिसमें से जो लागू हुआ एक प्रावधान था राजभाषा का, उसमें जो है उसमें क्या कहा गया कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। बाकी जो संविधान का बचा हुआ हिस्सा था वो 26 जनवरी को भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना। तो 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बताया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ठीक है। इस वजह से 14 सितंबर को ही हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है ना। अब किस अनुच्छेद में संविधान की यह बात कही गई है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में बातें की गई हैं। और यहाँ पर भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित ये पूरे अनुच्छेद किससे संबंधित है? 343 से लेकर 351 तक यह भाषा से संबंधित है। और यहीं पर 343(1) में क्या कहा गया है? हिंदी को राजभाषा कहा गया है। बात आपको समझ में आ रही ना? तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं संविधान में और कहाँ हिंदी के बारे में क्या कहा गया है। तो 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से हिंदी भी एक है, ठीक है।
तो इसमें से हिंदी भी एक है। 8वीं अनुसूची में भी हिंदी को शामिल किया गया है संविधान की। तो यह कुछ बातें थीं जो भाषा के बारे में हमको जान लेनी थी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि वर्ण विचार, भाषा के बारे में इतना जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं। अब हम समझेंगे कि वर्ण विचार में हमको क्या क्या देखना है। वर्ण विचार को हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। भाषा के अंगों की अगर हम बात करें तो भाषा के 4 अंग कहे जा सकते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा हो जाएगा शब्द, तीसरा हो जाएगा वाक्य और चौथा हो जाएगा व्याकरण, ठीक है ना। यह 4 इसके अंग कहे जा सकते हैं भाषा के। ध्वनि किसको बोलेंगे? जो भी आपके मुख से निकलती है वही जो है ध्वनि कहलाती है। जो भी आपके कंठ से निकल जाए वही क्या है? ध्वनि है। और इसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वह क्या कहलाती है? कहलाता है वर्ण कहलाता है। और उन्हीं वर्णों को जब हम लिख देते हैं एक साथ मिलाकर और उसका एक अर्थ निकालते हैं तो वह शब्द हो जाता है। और इन्हीं शब्दों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। और इन्हीं वाक्य को समझने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसके नियम बनाने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी के बीच में अंतर संबंध आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आप कंठ से बोलते हैं वह क्या कहलाती हैं? ध्वनि कहलाती हैं। और इन्हीं ध्वनियों को लिखने के बाद, जैसे मैंने बोला क, अब मैंने क बोला तो आपको कुछ समझ में, आपने तो सुना सिर्फ ना, लेकिन अगर मैं क को लिखना चाहूँ, एक पेज पर लिखना चाहूँ, एक पन्ने पर लिखना चाहूँ, तो क को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। क को एक रूप दे दिया हमने, लिखित रूप दे दिया। अब यह क्या कहलाएगा? अब यह वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा। अब यह क वर्ण कहलाएगा। अब ध्वनि से यह क्या हो गया? लिखित रूप में आ गया। पहले यह ध्वनि के रूप में था और क अब लिखित रूप में हो गया, ठीक है ना। अब यह क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। अब इन्हीं बहुत सारे वर्णों को, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, आ, ई, जो भी हैं, आप जितने भी वर्ण देखते हैं वर्णमाला में वह सभी वर्ण हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं वर्णों को आपस में कुछ इस तरह से लिख दिया जाए जिसका कोई अर्थ निकले तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे क को और ल को, म को एक साथ लिख देने से क्या बन गया? कलम बन गया। इसका एक अर्थ निकलता है ना, कलम, यह कलम हो गया। अब यह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, ठीक है ना। अब यह शब्द हो गया। और इन्हीं शब्द को कई शब्दों को एक साथ जोड़ दें तो वह क्या कहलाएगा? वाक्य हो जाएगा। और वाक्य को किस तरह से लिखना है, कैसे जोड़ना है, उन्हीं को हम कहाँ पर समझते हैं? व्याकरण में समझते हैं। तो व्याकरण किसको बोलते हैं? भाषा को ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना जहाँ पर भी सीखा जाए उसको हम क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। तो ध्वनि आपने समझ ली। ध्वनि क्या है? जो भी आपके मुख से निकलती है, जो भी आपके कंठ से निकलती है वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अगर ध्वनि की बात करें तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। मतलब इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता भाषा में। अगर आप भाषा की कल्पना करते हैं तो भाषा में कुछ ना कुछ बोलकर ही भाषा व्यक्त होगी ना। तो सबसे छोटी इकाई जो भी होगी भाषा के संदर्भ में वह ध्वनि होगी। उसके बाद क्या होगा? वर्ण होगा। उसके बाद क्या होगा? शब्द होगा। फिर क्या होगा? वाक्य होगा, ठीक है ना। यह बात समझ में आ गई होगी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने ध्वनि देख लिया। अब हम वर्ण के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। वर्ण के विषय में यह बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। मैंने ऐसे लिख दी हैं कि इन सब के बारे में भी जानने में, वैसे मैं बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा, यह परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसको जान लेते हैं कि वर्ण किसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु जो हैं, इन्होंने क्या बात कही है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु की बात अगर हम करें तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। जैसे पाणिनि ने विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, वह भी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, उसी तरह से कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी थी, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा में, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा में पहली पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे वे हिंदी व्याकरण की? वो थे कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने कब लिखी यह पुस्तक? 1920 में लिखी थी यह पुस्तक। इस वजह से इनको हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण नाम से इन्होंने पुस्तक छापी थी और
यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब अब ध्वनि का ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके तो अब ध्वनि जो है सबसे छोटा इकाई जब है, जैसे मैंने क बोला, अब क को जब लिख देते हैं वर्ण के रूप में हम, तो मैंने लिख दिया क, ठीक है ना। अब इससे छोटा इसको कभी नहीं किया, जैसे मैंने क में आ की मात्रा लिख दी, छोटा आ की मात्रा, तो यह क्या हो गया, का हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने यह आ की मात्रा नहीं लिखी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ हल लगा हुआ था ना, ये आधा का था, तो अब इसी को वर्ण बोलेंगे। ये वर्ण एक्चुअली यह नहीं है, असल में वर्ण यह नहीं है। वर्ण जो भी होगा उसके नीचे हल लगा होगा, ठीक है ना, हल चिन्ह लगा होगा, हलंत होगा वह, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो का जो है इससे छोटा इसको नहीं लिखा जा सकता। अब इसको हम लोगों ने छोटा करके इस तरह से लिख दिया, अब यह क हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इससे छोटा और इसको नहीं किया जा सकता, इस वजह से यह वर्ण है, ठीक है ना। वर्ण ऐसी ध्वनि, मूल ध्वनि जिसके फिर छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ण की एक सामान्य परिभाषा है, वह क्या है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी, इसकी अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है। परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी आपके लिए, ध्वनि हो जाएगी। लेकिन यही परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वह क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी। मतलब वर्ण को, ध्वनि को तो हम जब लिख देते हैं तो वह वर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, इस वजह से उसी ध्वनि को लिखने पर जो वर्ण बना वह भी तो सबसे छोटा ही होगा ना। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। मतलब रचना के स्तर पर क्या हो जाएगा, यह सबसे छोटी इकाई कहलाएगी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहेंगे, हमने वर्ण समझ लिया, अब वर्णमाला क्या हो जाएगा, वर्णों का समूह, माला मतलब समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर माला मतलब पंक्ति भी होता है और समूह भी होता है, तो वर्णों का समूह या फिर वर्णों की एक पंक्ति, ठीक है ना। तो इस बात को हम समझ लेते हैं, वर्णमाला क्या है, इसमें कितने वर्ण हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला किसको बोलेंगे हम समझ लेते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, एक क्रम में सभी ध्वनि चिन्हों को हम लिख देते हैं। जैसे मैंने का एक ध्वनि निकाली, उसको जब लिख दिया क को, तो यह ध्वनि चिन्ह हो गया ना यह क्या हो गया, ध्वनि चिन्ह हो गया। मैंने ख बोला, एक ध्वनि है ख, लेकिन जब मैंने इसकी रचना कर दी, यानी इसको हमने लिख दिया, तो यह ख हो गया, ठीक है ना। तो अब मैंने ग बोला, छोटा आ बोला, कुछ भी बोला, मैंने शा बोला, तो शा को जब हम लिख देंगे ऐसे, उसका संरचना कर देंगे, उसकी रचना कर देंगे, रचना के स्तर पे उसको लेके आएंगे, उसका लिखित रूप बनाएंगे, तो यह वर्ण कहलाएगा। और इन्हीं को एक क्रम में व्यवस्थित कर देना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देना, और जो है इन्हीं ध्वनि चिन्हों को एक साथ क्रम में व्यवस्थित करके वह जो व्यवस्था है, उन निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो पूरी एक व्यवस्था बनती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरा एक निश्चित समूह जो बनता है ना, वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि सभी ध्वनि चिन्हों को एक साथ निश्चित क्रम में लिख दीजिए, उसी समूह को हम क्या बोल देंगे, वर्णमाला बोल देंगे, ठीक है ना। अब हिंदी में इसकी संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है ना। परीक्षा में ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में, ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कुल मिला जुलाकर 52 वर्ण है, जिसमें से 11 आपके स्वर हो जाते हैं और बाकी जो बचते हैं आपके क्या हो जाते हैं, बाकी आपके व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। दो वर्गों में बांटा गया है वर्णमाला को। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। एक एक करके हम समझ लेते हैं, स्वर किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें विस्तार से हम समझते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्वर। तो छोटा अ, बड़ा आ, ई, उ,
री, ए, आए, ओ और आओ, यह कुल मिलाजुलाकर 11 होते हैं। इनकी संख्या 11 है। यानी कि आपने क्या समझा कि स्वर जो हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या कुल मिलाजुलाकर 11 होती है। कुल 11 स्वर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है ना? तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। हिंदी में है, यह बात मैं हिंदी के लिए कह रहा हूं। ठीक है ना? इस बात को और ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन यहीं पर संस्कृत की अगर हम बात करें तो वहां पर स्वरों की संख्या 13 हो जाता है। ठीक है ना? संस्कृत या देवनागरी दोनों की बात करें। ठीक है ना? परीक्षा में ऐसे भी घुमा के प्रश्न अगर पूछा जाए तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये CTET वगैरह में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके। ठीक है ना? या फिर सुपर TET में हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। तो चूंकि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ना, तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 13 होगा। ठीक है ना? चूंकि संस्कृत में 13 होता है तो यहां पर देवनागरी लिपि में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है ना? अब कौन कौन से 13 हो जाएंगे? 11 तो यही हो गए और साथ में बड़ी री। यहां पर री में आप एक बार ऐसे लगाते हैं, बड़ी री में आप 2 बार इस तरह से ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? इसके नीचे एक और ऐसे लगेगा। ठीक है ना? तो बड़ी री कहलाता है। और साथ में री, ल में री की मात्रा। ठीक है ना? यह 2 स्वर संस्कृत में और जुड़ जाते हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा। या फिर देवनागरी लिपि की बात करें तो वहां पर भी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पे यहां से प्रश्न आते हैं और आपके TET, सुपर TET या फिर TET के जो दोनों पेपर्स है ना, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, उन दोनों में से किसी में या CTET में या सुपर TET में कहीं ना कहीं यह प्रश्न आने ही वाला है, आता ही है निश्चित तौर पे। ठीक है ना? तो बात आपने यहां पर इसके बारे में समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कुछ और स्वर के बारे में। देखिए यहां पर छोटा आ हो गया और यह ई, ऊ और री, यह चारों जो है ना, यह मूल स्वर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ मूल स्वर का? मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है ना? यह चारों मूल स्वर कहलाते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है ना? इसको लघु आ बोलते हैं। ठीक है ना? लघु ई, लघु ऊ और री, यह जो चारों हैं वह क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह मूल है और यह किसी भी स्वर के संयोग से नहीं बने हैं। यह स्वतः जो है अपने आप में स्वतंत्र है, खुद ही स्वतंत्र है। ठीक है ना? यह किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है ना? स्व आश्रित हैं, खुद पर ही आश्रित हैं। जैसे बड़ा आ, यहां पर मैंने दीर्घ आ की बात अगर करी तो दीर्घ आ 2 छोटा आ को मिलाकर बना है। ठीक है ना? 2 लघु आ को मिलाकर एक बड़ा आ बना है। ठीक है ना? इसका मतलब बड़ा क्या स्वतंत्र है क्या? नहीं ना, यह 2 आ के मेल से बड़ा आ बना हुआ है। ठीक है? इसलिए बड़ा आ स्वतंत्र नहीं है। अगर हम बड़ा ऊ की बात करें तो यह 2 जो है लघु ऊ को मिलाकर इसका जो है निर्माण हुआ है। इस वजह से बड़ा ऊ भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यह चारों जो हैं आपस में स्वतंत्र हैं, इस वजह से यह मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना? प्रश्न आते हैं अगर आपकी परीक्षा में कि मूल स्वर क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, आप आराम से इसको बता देंगे। ठीक है ना? अब बात आती है अयोगवाह ध्वनियों की। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम समझ लेंगे इनका वर्गीकरण भी किस तरह से किया जाता है और कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। इन सबको भी अच्छे से हम वहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर फिर आता है अयोगवाह ध्वनियाँ। अच्छा, इसको आप समझ लीजिए, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इस बात का ध्यान रखना है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 1, 2, 3 और 4। और बाकी कुल स्वरों की संख्या कितनी है? वह 11 है। ठीक है? अब अयोगवाह ध्वनि किसको कहते हैं? अंग और अहा, यह दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। अयोगवाह ध्वनि इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है अयोग, मतलब यहाँ पर योग नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर यह दोनों जो है यहाँ पर लगने वाले जो चिन्ह है वह दोनों वर्ण से योग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा अंग,
तो यह जो है अलग है ना, इस वर्ण से अलग है ना यह बिंदी, इस वजह से इनमें योग नहीं हो रहा है, इसका, इस बिंदी का इसमें जुड़ाव नहीं हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, तो यह क्या कहलाता है? अयोगवाह कहलाता है। जैसे मैंने लिखा आहा, तो यह जो चिह्न है यहाँ पर, यह जो चिह्न है वह क्या हो रहा है? अ के साथ जुड़ नहीं रहा, यह अलग है ना। जैसे मैं लिखता हूं ओ, तो आप देख रहे हैं ओ की मात्रा जो है ना इस आ के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके शिरोरेखा के साथ यहाँ पर जुड़ गया आकर, इसलिए अयोगवाह यह नहीं है। जैसे मैंने लिखा ई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यह शिरोरेखा जो है इस वाले ऊपर वाले जो मैंने यहाँ पर बड़ी बनाने के लिए ऊपर खींचा है, इसके साथ यह जो है जुड़ रहा है, स्पर्श कर रहा है, योग कर रहा है, इसलिए अयोगवाह नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई योग हो रहा है क्या? यह अलग लिखा हुआ और यह अलग लिखा हुआ है, तो अयोग, यहाँ पर कोई योग नहीं हो रहा है, इस वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 4 आपको विकल्प दे दिए गए, उसमें से आपको अंग या आहा लिख दिया और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह ध्वनि है, तो कोई दिक्कत होगा आपको करने में? बिल्कुल नहीं होगा, आप समझ ही गए। अब यहाँ पे हम क ख ग घ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क ख ग घ, क से लेकर मां तक जो है ना, यह जो है वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजन कहने का आशय क्या है, इनको हम वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, यह हम समझ लेते हैं। चूंकि होता क्या है ना कि यहाँ पर क, ख, ग, घ और अंगा, यह जो पांचों है यह एक वर्ग में है, और यह जो है चूंकि यहाँ पर पहला वर्ण जो है वह क है, इस वजह से हम इसको क वर्ग कह देते हैं। इसी तरह से च, छ, ज, झ, इया, यह पांचों जो है एक वर्ग में है, इनको हम एक तरह से उच्चारित करते हैं, इस वजह से जो है यह क्या कहलाते हैं? एक अलग वर्ग है इनका, और यह जो है च वर्ग कहलाता है। चूंकि यहाँ पे ट से शुरू होता है, इसी वजह से यह जो है वर्ग क्या कहलाएगा? ट वर्ग कहलाएगा। और ठीक इसी तरह से यह ता वर्ग हो जाएगा, और ठीक इसी तरह से यह पा वर्ग हो जाएगा। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है, और इन वर्गों में वर्णों की संख्या 5-5 है। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कहने का कारण क्या है? स्पर्श व्यंजन कहने का कारण यह है कि सारे वर्गों में जितने भी वर्ण हैं, इन सभी के उच्चारण में आपके मुखांग आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। आपके मुखांग कहीं ना कहीं पर स्पर्श करेंगे। जैसे मैंने क बोला, क बोलने में आपका जीभ जो है, जीभ के आगे का जो भाग है वह आपके तालु पर ऊपर स्पर्श कर रहा है। आप बोल कर एक बार देखें, ख बोल के देखें, ग बोल के देखें, आपके मुख का पीछे वाला भाग, आपके जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है वह आपके तालु को ऊपर स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम स्पर्श व्यंजन, आप ट बोल के देखिए, ट जब आप बोलेंगे तो भी आपके जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर स्पर्श करेगा। त बोल के देखिए तब भी होगा। प बोल के देखिए, आपके होंठ दोनों स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये 25 वर्ण हैं, इन 25 के उच्चारण में क्या हो रहा है? आपके मुखांग आपस में कहीं ना कहीं पर स्पर्श कर ही रहे हैं। इस वजह से यह क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, ठीक है ना। इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलेंगे, और चूंकि यह वर्ग में है, अलग अलग वर्गों में है ना, तो इनको अलग अलग वर्गों में होने की वजह से इनको क्या बोल देंगे हम? वर्गीय व्यंजन भी बोल देंगे, ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जो अगला हमको समझना है वह है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे? जिनके भी उच्चारण में हवा मुख के अंदर स्थित रह जाए, ठीक है ना। अंतस्थ, ठीक है ना, अंदर ही स्थित रह जाए। इनके उच्चारण में हवा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुख के अंदर बची रह जाती है, स्थित रह जाती है, इस वजह से इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है? य, र, ल और व, यह चारों जो है वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख के अंदर कहीं ना कहीं बची रह जाती है। अब आता है अगली बारी आती है ऊष्म व्यंजन की, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन किसको बोलेंगे? जिसके उच्चारण में मुख से ऊष्मा जो है निकल रही होती है, ठीक है ना। ऊष्मा का जो है यहाँ पर बाहर मुख से ऊष्मा निकल रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। ऐसे 4 व्यंजन हैं, और वह चारों कौन कौन से हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत सा और हा। इसको हम तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, इसको दंत श बोलते हैं, ठीक है, और इसको हा बोलते हैं। यह तो आपको पता ही है।
अब जैसे तालव्य सा किसको बोलते हैं, तालु मूर्धा, ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आपके मुख का ही है, साइड से हिस्सा है और यह आपका कंठ है, ठीक है ना, गला है, यह गले की नली है आपके, ठीक है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं बनाई, ये आपकी गले की नली है, ठीक है ना, और यह आपका मुख में, मुख के अंदर का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, और यह नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर आपके ऊपर वाले दांत हैं, यहाँ पर आपके नीचे वाले दांत हैं। साइड से आप देखिए, बगल से, इस तरफ से अगर आप देखें ऐसे ऐसे मुंह खोल के तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका ऐसे आँख हो जाएगा, अरे भाई, चलिए ऐसे ही इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। यह आपका यहाँ पर आँख हो जाएगा, यह आपकी आँख है, ठीक है ना, और यह आपका नाक है। या कोई दैत्य नहीं बना है, आपका मुख ही है, ठीक है ना, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। और यह आपकी जीभ है यहाँ पर, ठीक है ना। यह अगर आपकी जीभ है तो यह जो है आपका कंठ है, ये तो कंठ की नली है ना, यही नली साइड से अगर आप देखें तो ऐसे ही ना गई होगी यहाँ पे, तो यह कंठ की नली है, यह कंठ हो गया, और यह तालु हो जाएगा, ठीक है ना, तालु। और यह हिस्सा जो है वह क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा। और यह क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही, यह दंत हो जाएगा। अब क्या होता है, जब आपकी जीभ तालव्य शा का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ तालु में स्पर्श करती है, ठीक है ना, शा, तो आपकी जीभ तालु में स्पर्श कर रही है। और जब आप मूर्धन्य सा का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा जो है वह मूर्धा को स्पर्श कर रही होती है, उठ के ऐसे मूर्धा को स्पर्श करने लगती है। और जब आप दंत सा बोलते हैं तो आपकी जीवा दांत के पास आपके मुख को स्पर्श करती है, ठीक है ना, इस वजह से इसको दंत सा बोलते हैं, ठीक है ना। और यह बात आप समझ गए होंगे, आप चित्र के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे ना। तो यह रहा जो है, किसको हम दंत सा बोलेंगे, किसको हम तालव्य सा बोलेंगे, ठीक है ना, यह बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं, यह इनकी संख्या कितनी है, 4 है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न ऐसे संख्या को लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं संयुक्त अक्षर कितने हैं। जैसे संयुक्त अक्षर आपको नाम से ही लग रहा है, मतलब 2 अक्षरों के मेल से जो भी वो बनेगा वह क्या कहलाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा, यह चारों जो हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। जो क्ष है ना, यह है आधा क और मूर्धन्य सा के संयोग से बना है, ठीक है ना। यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्षा जो है किसके किसके संयोग से बना हुआ है। 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा। पहला विकल्प मान लीजिए यही दे दिया गया, दूसरा विकल्प दे दिया गया आधा का प्लस शा, ठीक है ना, और फिर तीसरा विकल्प आपको दे दिया का प्लस शा, ऐसे लिख दिया। और चौथे विकल्प में आपसे दोनों को आधा कर दिया गया, दोनों के नीचे हल चिन्ह लगा दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा सही है जिससे जो है यहाँ पर क्षा का निर्माण हुआ है। तो आप कौन सा सही करेंगे, आधा क जहाँ पे हल लगा होगा का के नीचे, और पूरा शा मूर्धन्य शा में जहाँ पर हल नहीं लगा होगा वह जो है सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्षा का निर्माण कैसे हुआ है, आधा का और शा से हुआ है, ठीक है ना। तो यह हो गया क्षा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ऐसे, ठीक है ना, लाइन से लिख देता हूं सभी को। क्षा यह कैसे बना है, आधा का में मूर्धन्य सा जोड़कर, ठीक है ना। अब त्रा की अगर हम बात करें तो त्रा जो है आधा ता में रा जुड़ा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधा ता होता है या फिर या रा आधा होता है, तो रा के नीचे हल लगेगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम ज्ञा की बात करें तो जा, आधा जा और इया, इन दोनों के संयोग से यह बना है, ठीक है ना। और श्रा की अगर अब बात करें हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधा शा में रा जोड़ दीजिए, ठीक है ना, यह श्रा हो गया। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आधा शा हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यह शा में रा जोड़ दिया, रा पूरा रहता है, ठीक है ना। जहां पर भी रा पूरा होगा वह नीचे लगेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा,
जैसे मैंने लिखा प्रेम, प्रेम में यहां पर रा नीचे लिखा ना, इसका मतलब है रा पूरा है और पा आधा है। जहां पर भी रा ऐसे नीचे होगा वहां पर रा पूरा होगा। जैसे मैंने लिखा राष्ट्र, राष्ट्र में देखिए यहां पर रा लगा हुआ है ना ऐसे राष्ट्र, और यह हल लगा हुआ है टा के लिए, यह टा का हल है और यह रा है। मतलब क्या हुआ, जो भी नीचे है वह, जो भी रा नीचे है वह पूरा है, और जब रा ऊपर चढ़ जाता है तब वह आधा होता है। जैसे कर्म, यहां पर रा आधा है, यहां पे रेफ लग गया ना, इसको रेफ कहते हैं, इस रा को रेफ कहते हैं, ठीक है ना। जब ऊपर चढ़ गया तब वह आधा हो गया, और जब वह पूरा रहेगा तो नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे प्रेम कैसे लिखा गया होगा, आधा पा लिखा गया होगा, और पा में आधा पा यानी पा जो है हल के साथ, फिर र, इसमें एक की मात्रा और म, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया होगा, यानी रा पूरा रहा होगा। जब रा पूरा रहेगा तो पाम के नीचे ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना, प्रा, यानी कि आधा पा और रा, यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से शा में रा यहां पर है, ठीक है ना, शा पूरा है, सा आधा है, रा पूरा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा एक मिनट 4 में डालना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चीजें हमने समझ ली कि क्षा कैसे बनता है, त्रा कैसे बना है, और ज्ञा कैसे बना है, और स्रा कैसे बना है। तो यह चारों आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त अक्षर हो जाते हैं। अब रही बात ढा की और ढा की, ठीक है ना, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, यह दो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, यह दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, या तो इनको ताड़नजात भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा इनको क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको द्विगुण क्यों कहते हैं। इनके दो विशेष गुण होते हैं, ठीक है ना, यह रूप बदलते हैं अपना। अब रूप कैसे बदलते हैं यह भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा डमरू, जब मैंने डमरू लिखा तो यहां पे डा के रूप में यह प्रयोग हुआ, ठीक है ना। अब फिर मैंने लिखा लड़ाई, अब आप देख रहे हैं ना यहां पे डा नहीं प्रयोग हुआ, अब यह जो है डा के रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है ना। यही वर्ण है यहां पर डा के रूप में और यहां पे डा के रूप में। जब शुरुआत में लगा, जब यह वर्ण शुरुआत में आएगा तो यह डा के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है ना, यह डा रहेगा। जैसे ही बीच में या कहीं पर अंत में आएगा तो यह डा के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे ढोल, मैंने लिखा ढोल, अब यहां पर देखिए ढा है ना, ये ढोल हो गया, ठीक है ना, यह ढोल हो गया। अब लेकिन जैसे मैं पढ़ाई लिखूंगा, मैंने लिखा पढ़ाई, अब देखिए पढ़ाई लिखने में यहां ढोल में तो नीचे बिंदी नहीं लगी थी ना, लेकिन जैसे यह ढा जो है बीच में आया तो ढा हो गया, ठीक है ना, पढ़ाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके दो गुण है कि नहीं, यहां पर शुरुआत में यह ढा की तरह प्रयोग हुआ और बीच में ढा की तरह प्रयोग हुआ, ठीक है ना। तो यह आप समझ रहे हैं, इस वजह से यह द्विगुण कहलाता है, दो इसके गुण होते हैं। अब इनको उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं यह भी हम समझ लेते हैं। उत्क्षिप्त बोलने का आशय यह है कि उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब गिरना, ऊपर उठकर तीव्रता से क्या होते हैं आपकी जीभ गिर जाती है नीचे। जड़ा बोल के देखिए एक बार, आपकी जीभ हल्की सी ऊपर उठेगी फिर तुरंत नीचे गिर जाएगी, है ना। तो ऊपर उठती है जीभ और फिर तुरंत नीचे गिर जाती है, इस वजह से इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम कहते हैं। इनको विशेष डिटेल में हम देखेंगे, अभी एक एक करके इन सभी को समझेंगे, अंतस्थ व्यंजनों को एक एक करके समझेंगे, उस व्यंजनों को। अभी तो हम व्यंजन वर्णमाला को समझ रहे हैं कि कितने वर्ण हैं वर्णमाला में, ठीक है ना, इनको अभी हम समझ रहे हैं। तो डिटेल में वहां पर इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस ऐसे इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो ढा है और ढा है यह दोनों उत्क्षिप्त कहते हैं। ताड़नजात कहने का आशय क्या है, जैसे जब आप वीणा को तड़ित करते हैं ना, वीणा के तारों को ऐसे छेड़ते हैं तो जैसे वहां पर तार में ऐसे कंपन होता है, तेजी से, बहुत तेजी से कंपन हो जाता है, उसी तरह से आपकी जिह्वा में कंपन हो जाता है। ढा बोलते हैं जीभ आपकी तुरंत ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से इसको ताड़नजात भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है इसके कहे जाने का कारण यह है, 3 नाम है इसके, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न है द्विगुण व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है आप पहचान जाएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, बड़े आराम से आप पहचान गए। अब अ जो है, अब यहाँ पे अ, इसकी बात अगर कर लें तो यह जो है आगत स्वर कहलाता है या तो ग्रहित स्वर कहलाता है। अब आगत स्वर या ग्रहित स्वर कहने का मतलब क्या हुआ, आगत स्वर या ग्रहित स्वर कहने का मतलब यह है कि यह जो है आया हुआ है किसी दूसरी भाषा से। कौन सी भाषा से आया हुआ है, यह अंग्रेजी से आया हुआ है।
अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। अंग्रेजी से ग्रहण किया गया इसलिए ग्रहित है, अंग्रेजी से आया हुआ है इसलिए आगत। आगत बोलिए या ग्रहण बोलिए, ठीक है ना। अब अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, ग्र में ग में र लगा हुआ है ना, ग्र लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ग आधा है और रा पूरा है, ठीक है ना। वर्तनी शुद्धि में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह भी साथ साथ सीखते हुए चलिए। आधा गा है और पूरा रा है, ठीक है ना। तो यह क्या है, आगत है, ठीक है ना। और जैसे अंग्रेजी के शब्दों में ही इसका प्रयोग होगा, जैसे शॉपिंग, शॉपिंग। हिंदी के शब्दों में इस वाले जो है उसका प्रयोग नहीं, चिन्ह चयन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। यह अंग्रेजी में ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर, मैंने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर, यहां पर भी इसी तरह से यह प्रयोग होगा, ठीक है ना। अगर हिंदी में होता तो ऐसे चिन्ह चिन्ह का जो है प्रयोग नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। तो यह आगत या ग्रहित स्वर इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ और ग्रहित व्यंजन है हिंदी में जो अलग अलग भाषाओं से आए। यह तो अंग्रेजी से आया हुआ है। इसी तरह से क के नीचे जो नुक्ता लग जाता है ना, यह फारसी से आया हुआ है, इसको क बोलते हैं। जीभ को थोड़ा घुमा के अंदर से बोलते हैं ना, यह फारसी से। इसी तरह से फ भी हो गया, ठीक है ना, फ के नीचे भी लगा दीजिए, जा के नीचे लगा दीजिए, यह भी, ठीक है ना। यह सारे क्या हैं, आपके फारसी भाषा से आगत हैं, इसलिए आगत जो है व्यंजन इसको बोलते हैं। ये सारे हम अभी जब पढ़ेंगे इनको तो अच्छे से इन सबको और वहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी यह जो है क्या हो गए, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, कौन कौन से तरह के व्यंजन हमारे होते हैं, कौन कौन से हमारे स्वर हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में समझ ली। इनकी संख्या कितनी है यह भी हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम कुछ और बातें हैं उनको समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, एक मिनट में मिटा देता हूँ पहले ये जो भी लिखा है यहाँ पर। यह जो है ना, हिंदी में यह 11 स्वर और यह 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये तो 8 हो गए, 8 प्लस पीछे आपके वो कितने हो गए, 25, और साथ में आपके यह 2 आपके और 2 अयोगवाह ध्वनियाँ, ठीक है ना, 2 आपकी अयोगवाह ध्वनियाँ और 11 आपके स्वर। तो 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हो गई और 11 आपके स्वर हो गए। तो यह कितना हो गया, 8 2 10, यानी कि कितना हो गया, यह 21 हो गया, और 21 और 25 आपका कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है ना, 46। व्यवहार में ज़्यादातर इन्हीं 46 वर्णों का ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला के इन्हीं 46 वर्णों का ही हम व्यवहार में ज़्यादातर करते हैं। अब तो क्ष कोई बोलता भी नहीं है। अब जब बोलते हैं, जैसे आपको क्षत्रिय बोलना हुआ, क्षत्रिय नहीं बोलते हैं, आपके उच्चारण में क्ष नहीं आता है, क्षत्रिय बोल देते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में आप क्ष नहीं बोलते हैं, छा बोल देते हैं, ठीक है ना, क्षत्रिय बोल देते हैं, आप आराम से आपका काम चल जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो व्यवहार में ऐसे शब्दों का कम प्रयोग होता है, ठीक है ना, इसलिए इनको जो है व्यवहार में नहीं गिनते हैं। और एक तरह से और बोलें तो बहुत सारे और नहीं होते, जैसे हम लोग अंग और आहा को भी नहीं अब तो ज़्यादा व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं। इस वजह से अगर कुल सही मायने में कहें तो 44 ही वर्णों का प्रयोग कुल मिला जुलाकर व्यवहार में होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, 44 या 46 इसी तरह से वर्णों का ही प्रयोग व्यवहार में होता है। लेकिन कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 हो गई, ठीक है ना। 52 को हमने एक एक करके यहाँ पर देख भी लिया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितनी मानी है यहाँ पर मुख्यतः वर्णों की संख्या। तो कुल मुख्य जो वर्णों की संख्या उसने मानी है वह 35 मानी है, ठीक है ना, 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है, 35 मानी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है ना, 8। मैं लिख देता हूँ, फिर से एक बार गिन देता हूँ और बता देता हूँ आपको। यह दोनों कितने हो गए आपके, 8 हो गए, और साथ में यह 25, 8 और यह 2, कुल मिला जुलाकर कितने हो गए, 8 + 2 10,
और साथ में 25 और जोड़ दीजिए, यानी कितने होंगे 35। ये जो 35 हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इन्हीं 35 को सिर्फ जो है व्यंजन की संज्ञा दी है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो कितना बताएंगे आप? व्यंजनों की कुल संख्या 35 ही है, ठीक है ना। बाकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय इनको व्यंजन नहीं मानता है, ठीक है ना। यह वर्णमाला में स्थान रखते हैं लेकिन व्यंजन नहीं है। बात आपको समझ में आ रही ना? वर्णमाला में तो है, वर्णमाला में इनकी संख्या गिनी जाती है लेकिन व्यंजन नहीं है। यह अलग अलग दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, तो यह अलग से व्यंजन कैसे हो जाएगा? क्ष, त्रा, ज्ञ और श्रा, यह तो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है भाई। तो जब यह दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है तो यह अलग से व्यंजन कैसे हो जाएगा? यह अलग से व्यंजन नहीं ना होगा, तो यह चारों तो नहीं गिने जाएंगे। और ढा को जो मैंने आपको बताया ना, इसके और इसी के दूसरे रूप को हम क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों के रूप को उत्क्षिप्त कहते हैं, जब यह इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इस रूप में लिखे जाते हैं। जब इनको मैंने पहले ही गिन लिया पीछे यहाँ पर, तो अलग से इनको गिनने की क्या आवश्यकता है? देखिए यहाँ पर गिन लिया है ना, तो इस वजह से भी क्या करते हैं, हिंदी निदेशालय इनको जो है अलग से व्यंजन में नहीं गिनता है, ठीक है ना। अब यह तो हिंदी का वर्ण है ही नहीं, यह तो अंग्रेजी से आया हुआ है, इस वजह से यह तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला जुलाकर 35 ही जो वर्ण है वही जो है व्यंजन कहलाते हैं वर्णमाला के, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम एक एक करके इन सभी का अलग से विशेष वर्गीकरण करके देखेंगे कि हम स्वरों को अलग से देख लेंगे, फिर अयोगवाह ध्वनियों को अलग से हम देख लेंगे, फिर इन 25 को अलग से एक एक बार में हम डिटेल में इन सबको समझ लेंगे। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में भी अच्छे से, इन सभी के बारे में अच्छे से एक एक बार हम जो है कल समझ लेंगे। स्वर से कल हम शुरुआत करेंगे, स्वर क्या होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी है, और स्वरों के और जो वर्गीकरण है उन सभी को हम देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण और जो भी जिस प्रकार से भी वर्गीकरण हो सकता है, उनका अलग अलग वर्गीकरण भी हम कल की क्लास में अपने देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो निसंकोच आप टेलीग्राम पे जुड़ें और वहां से प्रश्न कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जो भी समझ में ना आया हो, वहां से कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे आप सवाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के, तो उसके लिए आपका हमेशा स्वागत है, किसी भी समय आपका स्वागत है, ठीक है ना। तो यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और लोगों को भी यह पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। अपने सुझाव हमको जरूर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।